अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, दो सूबों में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस केस की आज तीसरी समाअत हुई। 9 रुकनी बेंच में से 4 जज साहिबान जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बेंच में शामिल होने से माजरत कर ली, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बाकी बेंच अज़ख़ुद नोटिस सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए अदालत ये समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है, इसका दारोमदार तशरीह पर है। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो इसकी वजूहात बताई जाएँ। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि कोई ऐसी आइनी शिक नहीं है जो इलेक्शन में 90 दिन की ताख़ीर को जस्टिफाई करे। गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया। इस पर तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब का ये कहना था कि इंतखाबात की तारीख पर पिंग पोंग खेला जा रहा है। गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को अदालत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पूरे मुल्क में क्रिकेट हो रही है लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है कि इस बुनियाद पर इंतखाबात ना कराए जाएं कि पैसे नहीं हैं। आपको ये भी बताते चलें कि हुक्मरान इत्तेहाद ने 2 जज साहिबान को बेंच से अलग करके फुल कोर्ट बनाने की अपील दायर की थी। सवाल यह है कि बेंच के टूटने को आइनी और कानूनी हल्के कैसे देखते हैं और अज़ख़ुद नोटिस का मुमकिना फैसला क्या आ सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक जज कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी साहब। शब्बर रज़ा साहब, सबसे पहले तो ये आपसे पूछना चाहेंगे कि किसी की तरफ से एतराज़ आने के बाद बेंच के टूटने को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेंच जो बनाना ये तो चीफ जस्टिस साहब का प्रिविलेज है। पहले तो इस पे सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए। हामिद सरफराज केस पीएलडी 1979 में ये चीज़ बड़ी डिटेल से डिस्कस हुई। फिर बहुत सा और केसला है जिसको कंक्लूड किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस था, पीएलडी 2002 में रिपोर्ट हुआ है, जिसमें प्रीवियस केस था भी डिस्कस हुआ और ये तय हुआ कि ये चीफ जस्टिस साहब का प्रिविलेज है कि वो बेंच बनाएंगे। ये नाजरीन के समझने की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की शक्ल में काम करती है। जैसे हाई कोर्ट तो आप देखते हैं ज़्यादा काम सिंगल बेंच करते हैं और बाज़ केसेस में बड़े बेंचेस बनते हैं, 2 जजेस बेंच। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा बेंचेस की सूरत में ही काम करती है। लिहाजा ये शुरू से ही तय हो गया था कि बेंचेस बनाने का इख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक वो चीफ जस्टिस साहब का है। लेकिन शब्बर रही बात ये एक तकाजा ये किया जा रहा है, चूंकि ये दस्तूरी मामला है इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच यानी अगर फुल कोर्ट भी हो तो ये ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ये दस्तूर का सवाल है, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से दस्तूर के हवाले से बेंचेस बने हैं जो कि फुल कोर्ट तो आपको सिवाय 2-4 केस के अलावा और कोई केस नज़र नहीं आता। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आखिरी केस है जिसमें फुल बेंच बनी थी। अब उसके ऑपोजिट बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, जब मलक असद केस के नाम से मशहूर है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट ठीक है या नहीं, और उनको फिर चीफ जस्टिस से हटा के अजमल मियाँ साहब को चीफ जस्टिस बनाया था। उसमें इनिशियली 14 जज थे, 4 जजेस ने कहा हम नहीं सुनना चाहते तो 10 बन गया। तो किसी ने ज़िद नहीं की कि जी दोबारा 14 बनाए या पूरी फुल कोर्ट बैठे। इसी तरह एक और बड़ा अबरार हसन केस है, उसमें 6 का बेंच था, तो उनमें से एक को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया सिंध हाई कोर्ट का, तो बाकी जज सुनते रहे। तो ये कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है। बात ये है जो अनयूजुअल है, मैं ज़रा आपका 1 मिनट लूँगा जी। जब भी कोई धमाका या धमाके या तबाही होती है उसका कोई बैकग्राउंड होता है। इन चीफ जजेस जो हैं वो भी इंसान होते हैं, मगर ज़रा एक्सपेक्ट किया जाता है और होते भी थे कि ज़रा सुलझे होते थे, वो अपनी बातें इख्तलाफात बाहर नहीं निकलने देते थे। मगर ये जो अब हो गया है कि बेंच पे बैठे हुए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आम पब्लिक को भी पता है कि फ़लाँ जज फ़लाँ की तरफ है, फ़लाँ की तरफ है, ये पहले नहीं होते थे। मैं आपको एक हिस्ट्री से एग्ज़ाम्पल दूंगा। 1973 में
जस्टिस सरदार इकबाल के ख़िलाफ़ मुजीबर रहमान निज़ामी शामी साहब ने मुजीबर रहमान शामी साहब ने एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन डाली। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जजेज़ ने 7 जजेज़ ने वो सुना। उस ज़माने के लिहाज से 7 जजेज़ बहुत थे। लाहौर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक जज साहब ने कहा कि ये इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ मिसचीफ है कि आप चाहते हैं कि जजेज़ सुपीरियर कोर्ट के जजेस सुपीरियर कोर्ट के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट का केस सुने। एक जज ने कहा कि ये सुपीरियर द कोर्ट के ख़िलाफ़ है। सुपीरियर द कोर्ट का मतलब ये कि जो एक ग्रुप होता है या जो जजेस ये दे आर लाइक ब्रदर्स, इनके दरमियान अगर आप फोड़ डाल देंगे या डल जाएगी इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाएगा। लिहाजा उस अटेम्प्ट को रिपेल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बदकिस्मती से ये 2009 का ज़माना आया कि जजेस ने सुपीरियर जजेस ने कोर्ट के जजेस ने जजेस के ख़िलाफ़ सुना। उस वक़्त लिख के भी और ज़बानी भी आर्गूमेंट में भी उन जज साहबान को मिन्नत की गई थी, समझाया गया था कि अगर जजेस के ख़िलाफ़ इस तरह पब्लिकली जजेस लताड़ेंगे एक दूसरे को तो ये इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाएगा। ये उस वक़्त से शुरू हुआ जब आप आज देख रहे हैं। बताइएगा कि एक और चीज़ भी सामने आ रही है। वो सवाल उठ रहा है कि जो इलेक्शन का मामला है 2 सूबों में, इस पे सुओ मोटो लिया ही नहीं जाना चाहिए था, या 90 डेज गुजर जाते तो फिर सुओ मोटो लिया जाता। क्या सुओ मोटो के कुछ पैरामीटर्स हैं या इस पर्टिकुलर केस में सुओ मोटो लिया ही नहीं जा सकता? नहीं, क्यों नहीं लिया जा सकता? जहाँ भी जो आर्टिकल 17 जो है, जो पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है, वो क्या है? नवाज शरीफ केस में क्या तय हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका राइट है कि वो इलेक्शन लड़ें, उनको इस राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, और जो पार्टी जीते उसका हक है कि वो गवर्नमेंट बनाए और अपनी पूरी टर्म करे। आर्टिकल 17 तो फिर डिलीट कर देना चाहिए। इलेक्शन में आप देखें आर्टिकल 219 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इज़ चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ होल्डिंग इलेक्शन एंड जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, आर्टिकल 219 को। और 224 में टाइम लिखा हुआ है कि बाई इलेक्शन कब होगा, जनरल इलेक्शन कब होगा, जनरल इलेक्शन जब टर्म पूरी हो जाएगी तो कब होगा, और अगर पहले डेजोल्यूशन हो जाएगी तो कब होगा। आइन में क्यों प्रोवाइड किया गया है कि टर्म होने से पहले अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा तो असम्बली टूट जाएगी, अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट नहीं तोड़ेगा खुद टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब टूट जाएगी, 219 के तहत इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो इलेक्शन करवाए, और 224 के तहत है कि फ़ौरन विदिन 90 डेज़ कराए। और अगर डेजोल्यूशन जिस तरह केपी में हुआ है गवर्नर करता है, तो गवर्नर का काम है कि गवर्नर उसको 90 डेज़ के अंदर डेट और केयर टेकर बनाए। फिर केयर टेकर बनाने की क्या ज़रूरत थी अगर मैंडेट प्रोवाइड नहीं करना था। और इसी तरह अगर गवर्नर ने पंजाब में नहीं तोड़ी तो गवर्नर नहीं देना चाहता। मेरे ख्याल में आप देखें, आपकी अगर कोई ड्यूटी लगाए तो आप फैसला करेंगे कि आपने कितने दिनों में वो ड्यूटी पूरी करनी है। तो अच्छा शबर रज़ा साहब, इसमें इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये है, इलेक्शन प्रोसेस के लिए तो अब टाइम बहुत कम रह गया है, और अगर ये मामला यानी इंतखाबात का मामला 90 डेज से ऊपर जाता है तो क्या फिर कोई ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी? और इसकी मजाज अथॉरिटी कौन होगी? जनाब, ये आग से खेल रहे हैं सब लोग। अगर आप आज ये मिसाल बना दें कि कोई बात नहीं जी 90 दिन में नहीं करवाते, तो आइंदा आने वाला लेट से, ये तो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कहती हैं, तो फिर कोई कल को अनइलेक्टेड भी गवर्नमेंट आ गई, वो कहे जी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं 90 दिन में करवाया था, तो हम अगर 3 साल के बाद करवा देंगे तो क्या फ़िक्र पड़ती है। आर्टिकल 254 कहता है कि अगर एक काम करना है, when a thing is to be done within stipulated period, if not done within that period it will not be unlawful। वो कहेंगे जी ठीक है हम तो 3 साल बाद करवा देंगे। आप फिर क्यों कहते हैं कि जी मुशर्रफ ने या ज़ियाउल हक ने इतने दिन के बाद करवाया? ये तो अजीब बात है। मतलब कि जो डिक्टेटर हैं आप उनको रास्ता दे रहे हैं, उनके लिए एक मिसाल बना रहे हैं।
90 दिन में आप शेड्यूल तो कर रिजवी दें, साहब ये कोई ऐसी बताइएगा, रीजन हो जाए कि शब्बर 90 अज़हर दिन में, रिजवी साहब ये बात सुनिए ना, बताइएगा कि 90 दिन में अगर कि नहीं हो अगर- सकता तो जी। आपको रीजन हो तो आप कोर्ट में जाएं कि जी ये हो गया, ये इंटरवीनिंग फैक्टर है, लेकिन आप शेड्यूल ही नहीं दे रहे। ये तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा शब्बर अज़हर वायलेशन रिजवी है। साहब ये और बताइए कि कोई आर्टिकल वजीर आला की एक सेकंड टूटी हुई असेंबली, जी हबीब साहब, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे वजीर हैं आला हबीब की साहब? टूटी हुई असेंबली बहाल हो सकती है? वजीर आला की टूटी हुई असेंबली नहीं, बहाल हो सकती है? वो असेंबली जो वजीर आला की एडवाइस पे टूटे? लेकिन नहीं लेकिन नहीं, बहाल नहीं हो सकती। लेकिन शब्बर वो अज़हर तो साहब, एक सूरत में हो सकता है यार। बात एक आदमी जी, बात करें जी, ना, जी। बलूचिस्तान असेंबली में असेंबली बहाल हुई थी, प्रोविंशियल असेंबली, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर क्वालिफाइड नहीं था फॉर दिस एडवाइस। फॉर एग्जांपल, अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस आ जाए और वो एडवाइस करे और उस पर असेंबली टूट जाए तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन यहाँ ये इशू नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट था एडवाइस देने का और उसकी एडवाइस पे टूटी है, लिहाजा ये रिस्टोर नहीं हो सकती। इसका इलेक्शन होना चाहिए। और आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिसओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सबवर्शन है, और सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल 245 में नहीं होती। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आप अगर वायोलेट करें या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न वायोलेट करें, जिस तरह इस केस में हो रही है, 224 की, 219 की, 220 की, फ्लैग्रेंट वायोलेशन हो रही है, ग्रेव वायोलेशन हो रही है। आर्टिकल 5 के तहत ये सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। ये आर्टिकल 6 का केस बनता है, बिल्कुल बनता है। आर्टिकल 6 ये थोड़ा कि एब्रोगेशन, एब्रोगेशन के साथ एक लफ्ज़ है सबवर्शन, सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अलग-अलग जुर्म है। और सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप डिसोबे करें कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाएं, तो ये सबवर्शन है। डिक्शनरी देखें कि सबवर्शन का क्या मतलब होता है। अच्छा शब्बर अज़हर साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि हालात वाक़यात अब जो हम देख रहे हैं वो वैसे ही हैं जैसे 1954 में मौलवी तमीज़ुद्दीन वाले केस में थे। हाउ डू यू सी इट? देखिए, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में तो एक असेंबली तोड़ दी गई थी और उसको फिर चैलेंज किया गया था, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से प्रोविंशियल असेंबलीज डिज़ोल्व हुई हैं। किसी ऑटोक्रेट ने या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने असेंबलियाँ या प्रेसिडेंट ने असेंबली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जैसे 50 आर्टिकल 58(2)(b) के तहत टूटती थी, वो केस यहाँ नहीं है। ठीक। यहाँ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स ने आर्टिकल 112 के तहत, विच सेज व्हेन चीफ मिनिस्टर सेंड्स एन एडवाइस टू द गवर्नर, governor is bound to dissolve the assembly within 48 hours, and if he does not, and after expiration of 48 hours, provincial assembly automatically stands dissolved. तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डिसॉल्व हुई है। इसको आप उससे मौलवी तो रिजवी साहब, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने वजीर आला पे दबाव डालता है कि नहीं, तो वो अगर वजीर आला नहीं चाहता लेकिन पॉलिटिकल लीडर कहता है कि तुम असेंबली तोड़ो, और वो पॉलिटिकल लीडर के कहने पे असेंबली तोड़ देता है, तो क्या फिर भी हम उसे टूटा हुआ कंसीडर समझेंगे, डिसॉल्व्ड समझेंगे हम उसको? देखिए, ये कोई रिकॉर्ड की बात तो, ये तो जो हम पब्लिक में या अखबार में पढ़ते वो बात है, हमें अंदर की बात तो नहीं पता। सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर जो था उसको ये अख्तियार था या नहीं। अगर उसको अख्तियार था, हम बैकग्राउंड में नहीं जा सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनली चीफ मिनिस्टर को ये राइट था, उसने वो एक्सरसाइज किया है, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसका एक हिस्सा। इंडिया में आप देखें, इंडिया में रोज़ असम्बलियाँ बिफोर टाइम टूटती हैं, इसलिए वहाँ इलेक्शन कभी भी तमाम सूबों में या मरकज़ और सूबों में इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि उनके सूबे ज़्यादा हैं। और किसी भी रीज़न से अगर चीफ मिनिस्टर मुनासिब समझे कि वो वक्त से पहले इलेक्शन करवाए, वो क्यों करवाता है? जब वो ये उम्मीद रखता है कि मैं नया इलेक्शन हो जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा, और ये मौजूदा पोजीशन को अवॉइड करने का, जो क्राइसिस को या मिनॉरिटी में जाने का या कोलिशन गवर्नमेंट से बचने का तरीका ये है कि मैं डिज़ोल्व करवा दूं और नया इलेक्शन में मैं जीत जाऊँ। ये तो पार्लियामेंट्री
जो सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। ये कोई नई चीज़, ये अनयूजुअल चीज़ ये है कि जी असम्बली का आप इलेक्शन ही ना करवाएं, आप ये वो कहता है जी उसने करना है, उसको कहता है उसने करना है। प्रेसिडेंट ने तो ये किया कि जब कोई भी नहीं कर रहा तो ये सबऑर्डिनेट लॉ है, सब लेजिस्लेटिव जो हमारी जो आप स्टेचुटरी लॉ जिसमें इलेक्शन लॉज एक्ट 2017 में सेक्शन 57 है जिसके तहत है कि प्रेसिडेंट जो है वो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बड़ी क्लियर है तो स्टेचुटरी लॉ की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ख्याल में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। मैं आम कॉमन सेंस की बात करता हूँ, हर बंदे को कह रहा हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 219 में उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन इज चार्ज्ड विद ड्यूटी ऑफ होल्डिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन। अब मुझे बताएं इसमें कहाँ एम्बिग्यूटी है? जिस बंदे को आपने चार्ज कर उर्दू में इसको जरा वाज़ेह करें, इस शेख का क्या मतलब है, जरा उर्दू में बताएंगे। जो चार्ज करना है तो उससे क्या मुराद है? उसका मतलब ये है कि आइन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि वो इलेक्शन जो है वो करवाए। उसमें मुख्तलफ टाइप के इलेक्शन है, जो उसकी जो डी है सब सेक्शन डी उसमें लिखा हुआ है कि जब अगर प्रोविंशियल असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो उसका इलेक्शन करवाए और 224 में टाइम दिया हुआ है कि विद इन 90 डेज़ अगर असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है तो उस और अगर बिफोर टाइम इलेक्शन हो डिसोल्यूशन के बाद और टर्म कंप्लीट होने के बाद हो, दोनों सूरतों में जो इलेक्शन होगा उसको जनरल इलेक्शन का नाम दिया गया है। अच्छा शबर और अगर कुछ यहाँ पर एक मसला ये है कि हर कोई आइन की अपनी मर्जी से तशरीह कर रहा है नजरिया ज़रूरत के तहत। आइन की मनपसंद तशरीह करके सियासी फायदा उठाना क्या आइन शिकनी के जुमरे में आता है? बिल्कुल। आप देखें ये बदकिस्मती है ना, अगर जज साहबान और कोर्ट्स में इस किस्म के झगड़े होंगे जो पब्लिक में आएंगे और पब्लिक अगर यहाँ मामला ठीक चल रहे हों, ये एक अनार्की का सिंबल होता है। जब मेरा काम आप कर रही हो, आपका काम मैं कर रहा हूँ, तो ये इंटरप्रिटेशन क्योंकि कोर्ट का काम है और वहाँ पे गालबन उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जा रहा कि स्विफ्टली प्रॉम्प्टली आप एक चीज़ का फैसला करें। और जिन्होंने तशरीह करनी है खुदा ना बड़ी बड़ी बदकिस्मती है, वो आपस में उनके झगड़े हैं, लड़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा था जजेस में इख्तलाफात तो होते हैं, वो इंसान हैं, मगर वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि उनकी बातें बाहर नहीं आती थी। वहाँ क्योंकि प्रॉम्प्टली जो है रिस्पॉन्ड सिचुएशन को नहीं किया जा रहा, कलेक्टिवली नहीं किया जा रहा, यूनिटी से नहीं किया जा रहा, तो फिर लोगों ने तमाशा बना लिया और हर बंदा ही जज बन गया, हर बंदा ही वकील बन गया। जिस बंदे ने कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं, जिसको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग क्या है। अदालत भी इस मामले को तूल नहीं देना चाहती और हालात का तकाजा भी यही है कि जल्द अज जल्द इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। कल के हवाले से चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि हम कल के दिन में मामले को निपटाएंगे। आपको लग रहा है कि जितना ये मामला कॉम्प्लेक्स है, कल के दिन में कोई वाज़े अदालती हुक्म आ जाएगा इस मामले पर? ये तो अब मुझे नहीं पता, मैंने आज की प्रोसीडिंग फॉलो नहीं करी, लेकिन ये ऑलरेडी लेट है। अगर कल को कर दें तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी यही कहता कि मैं कर भी देता। ये तो ऑलरेडी लेट है। 14 जनवरी की असम्बली जो है वो डिज़ोल्व उसके वो हुए पूरे पंजाब असम्बली के 48 आवर्स पूरे हुए। और आज आप देखें 14 फरवरी को 1 महीना हो गया, आज 27 तारीख है, 1.5 महीना हो गया। 90 दिनों में से जो है 50 दिन या 45 दिन तो पहले ही ख़त्म हो गए। तो ये तो ऑलरेडी बहुत लेट है और लेट होने की वजह से ये तमाशा लगा हुआ है। हर आदमी कहता है जी मैं तशरीह करता हूँ। ये इतना सेंसिटिव मामला है। ये तो ऐसे ही है कि हार्ट का ऑपरेशन करना हो तो हर बंदा कहे जी ले मैं कर देता हूँ, या मैं बताता हूँ कि ये सर्जरी ऐसे करनी है, ऐसे करनी है।
मतलब ये बड़ा एक स्पेशल काम है, लोगों को जरा अपने आप पे ब्रेक लगानी चाहिए। जिनका काम है उन्हीं को करने देना चाहिए, और बदकिस्मती से जिनका काम है वो अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह सारे लोग जंप इन करते हैं, हर बंदा अरस्तू बनता है, हर बंदा चीफ जस्टिस बनने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबर रज़ा रिजवी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, हम देख रहे हैं कि आइन में कई ऐसी शिकें और सुकुम मौजूद हैं जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपनी मर्जी की तशरीहात करता है इसकी। क्यों ना ये जो सुकुम है, ये जो शिकें हैं जिन पर कोई अभाम पाया जाता है, इनकी एक ही बार तशरीह करके अदालत वंस फॉर ऑल इस मामले को निपटा दे। देखिए, मैं आपके इस जज्बे की दाद देता हूं कि आप चाहती हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमेशा के लिए वाज़े हो जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक एवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होता है। ये मुसलसल इर्तका के मराहिल से गुजरता रहता है, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या हत्ता के इंग्लैंड में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कन्वेंशंस की यानी रिवायात और रवाजों की शक्ल में मौजूद है, वहाँ पर भी ये मुसलसल इर्तकाई मराहिल से गुजरता रहता है। अदालतों के फैसले उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और हर ज़माने की ज़रूरियात के मुताबिक, हर ज़माने में पैदा होने वाली उलझनों के मुताबिक जो अदालतें हैं उसकी तशरीह करती रहती हैं। पाकिस्तान की 50 साल कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख में मार्शल लॉ को छोड़ के, आमरों को छोड़ के कभी इस शिक पे बहस ही नहीं हुई थी। हमेशा ये तय था कि जैसी कोई असेंबली टूटेगी फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएगा, और इत्तेफाक ऐसा कि जब भी टूटी तो सारी असेंबली इकट्ठी टूटी, इस वजह से इलेक्शन भी इकट्ठे होते रहे। तो इस शिक पे तो कभी इख्तलाफ ही नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो मजबूआ इख्तदार इस वक्त है PDM के नाम पे, ये उसका ख्याल है, ये उसका खौफ है जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की सीधी और कुशादा राह के दरमियान अपनी अपनी तशरीहात के रोड़े अटका रहा है। ये कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान में कि 90 दिन को आप 80 दिन कर लें, या 80 दिन को 90 दिन को आप 92 दिन कर लें। ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की कोर्ट्स के सामने अब सवाल बड़ा सादा सा है, और मैं आपको अर्ज करूं, ये फुल कोर्ट हो जाए, ये जजेस एक हों, ये जजेस सारे के सारे बैठ जाएं, एडिशनल जजेस को बुला लें, कानूनदानों को बिठा लें, ये बात वाजे हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में इख्तियार का मंबा अवाम है। यहीं से पार्लियामेंट निकलती है, यहीं से इख्तियार अदालत का निकलता है, और हर मुअय्यन वक्त पे या बवक्ते जरूरत अवाम को इस इख्तियार की तजदीद करने का हक हासिल है जो ला युनफिक है, यानी ये खत्म नहीं हो सकता। तो लिहाजा अदालत भी सबको खत्म नहीं कर सकती। हाँ, हम दस्तूर के पाबंद हैं, दस्तूर में तय है कि जो अदालत सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम उसको मानेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो भाई वो जज साहिबान अपना नोट लिखें, वाजे कर दें कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, या इलेक्शन डिले करना जो है इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाह, ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम मानेंगे। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत में शामिल दो बड़ी जमातों के जो रहनुमा मुसलसल अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज साहिवाल में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का साल है, पहले इंसाफ होगा, पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा, पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, नवाज शरीफ को होने वाली सजाएं खत्म होंगी, फितना खान घड़ी चोर साफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। अगर मुल्क एक है, आईन एक है, दस्तूर एक है, रियासत एक है, तो इंसाफ के ये दो निजाम क्यों हैं? इमरान खान, तुमने अपने सहूलतकारों से मिलकर बेंच फिक्सिंग की है। जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे। तुम बेफैज हो चुके और इंशाल्लाह बेफैज ही रहोगे। आज इंसाफ कर दो, कल सुबह इस मुल्क में इलेक्शन करा दो, हमें कोई खतरा नहीं। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अदलिया पर तनकीद के निश्तर चलाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से आला अदलिया ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है, काफ़ी मुश्किल है हम जैसे जमातों के लिए इस किस्म के एक्शंस को डिफेंड करना। ये ऐसे नहीं हो सकता कि लड़काना का वजीर आजम हो तो फांसी पे चढ़ सकते। मैं अगर एक जमान पाक का भी वजीर आजम है, जज साहिबान अपना ही मजाक बना दें कि आज हम हियरिंग होगा, नहीं तो गिरफ्तारी। अच्छा, आज नहीं तो कल होगा, फिर वरना गिरफ्तारी। आज 5 बजे होगा
वरना गिरफ्तारी, चले 8 बजे हो वरना गिरफ्तारी। आखिर आप आ चुके हो, आपका बड़ा मेहरबानी। कागज पे जाली सिग्नेचर हो, मगर कोई बात नहीं, आपको जाने ऐसे नहीं हो सकता। दोगला निजाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। हबीब साहब, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन क्या मानी जाएगी? हबीब साहब, आपके पास आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ इंतखाबात का मामला अदालत में ज़ेर समात है, दूसरी तरफ मुसलसल मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हबीब साहब, मरियम साहिबा ने तो आज बड़ी फरमाइशें की हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन तब होगा जब नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। इलेक्शन तब होगा जब पनामा के जो जजेज हैं वो उन अलकाबात को वापस लेंगे जो नवाज शरीफ साहब को दिए गए थे। देखिए, ये इस्तदलाल काबिल कबूल नहीं है। ये जलसे को गरमाने के लिए, जलसे को आगे बढ़ाने के लिए, जलसे में नारे लगवाने के लिए तो बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन ये इस्तदलाल कानून की मेयार पे बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जुर्म मैंने किया हो, मैंने चलिए खा किया हो या ना किया हो, इस बात को छोड़िए कि मुझे अदालत से सज़ा मिल चुकी हो और मैं इस बात का तकाजा करूं कि इंसाफ का यानी इंसाफ उसी सूरत में होता नजर आएगा जब फलां को भी सज़ा मिल जाए। अब ये तो कोई इस्तदलाल नहीं है ना, ये तो कोई दलील नहीं है। ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ये वही इस्तदलाल है जी। हाँ बिल्कुल, इस दलील को अगर मान लिया जाए तो फिर तो दुनिया में हर मुजरिम जो है वो ये दलील दिया करेगा कि चूंकि फलां को जब तक आप जुर्म उसने भी मेरी मालूमात के मुताबिक जुर्म किया, उसको भी आप सजा दें तब मैं सजा कबूल करूंगा। तो लिहाजा ये जुर्म ये इस तरह नहीं कबूल, इस इस्तदलाल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जहाँ तक हमारे वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मामला है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी की ये हिस्ट्री है। पार्टी की हिस्ट्री ये है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पहली बार जब उनकी असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, गुलाम इसाक खान ने उनकी सदर ने तोड़ी थी, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जनाब ये असल तो ये जो सिंध के वज़राए आला के साथ, इस वज़ीर आज़म के साथ ऐसा होता है। जब नवाज शरीफ की असम्बलियाँ बहाल हुई थी तो उस वक्त भी यही था कि सिंध के सारे वज़ीर आज़मों की असम्बलियां तो तोड़ दी जाती हैं लेकिन पंजाब को बचा लिया जाता है। फिर एक मौके पर उन्होंने लाहौर का नाम लिया, लाड़काना और लाहौर का तवाज़ुन कायम करने के लिए। अब चूंकि लाहौर में रिकॉर्ड में 2 वज़ीर आज़म आ चुके हैं मतलब ज़बान पार्क है, वरना वो मॉडल टाउन और लाड़काना की भी मिसाल दे सकते थे, लेकिन उन लाड़काना और ज़बान पार्क लाड़काना वाली मिसाल कांस्टेंट है, दूसरे वेरिएबल्स हैं जी, दूसरों का इलाका बदलता रहता है। हाँ। तो देखिए, बात यह है कि ये सारी चीजें अपनी गिरती हुई साख को बचाने की एक कोशिश है। जो पीडीएम है इसने इकट्ठे होकर इमरान खान पर हमलावर होकर और फिर इमरान खान पर हमला करके फतह याब होकर और फतह पाने के बाद हुकूमत हासिल कर लेने के बाद जो सूरत हाल इनके सामने आई है, वो बिल्कुल ये बड़े बड़े सियासतदान उसको फोर्स ही नहीं कर पाए, वो पेशबंदी ही नहीं कर पाए कि एक्चुअली इसके बाद क्या होगा। और जब वो उन्हें होता हुआ नजर आया कि जब मामलात यानी जब अवाम की अदालत में गए तो फैसले मुख्तलिफ आना शुरू हो गए, तो उसके बाद से अब ये कोई ऐसा कंधा तलाश करने की कोशिश में है कि जिस पर ये रख के जिस कंधे पे अपनी बंदूक का बट रख कर ये चला सके। तो लिहाजा अब इन्हें सबसे कमजोर कंधा अदलिया का मैसर आया है, तो अब अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश हो रही है। अब आप देख लीजिए, जज साहिबान जिनके ऊपर एतराज था वो अलग हो गए, ऐसा ही हुआ ना। जी। अब उसके बाद होगा जी फुल कोर्ट बना लो। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि फुल कोर्ट बनाने की बजाय एडिशनल अमाइकस क्यूरीज भी मुकर्रर किए जाएं पाकिस्तान के अंदर। जो मतलब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जनाबे आसिफ अली जरदारी साहब के फर्जंदे अर्जुमंद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद जनाबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इत्मीनान के लिए अमाइकस क्यूरीज भी बुलाए जाएं और वो मैथमेटिशियन भी इकट्ठे किए जाए अदालत में और वो बताएं कि किस तरीके से 90 दिन को आगे बढ़ाया जा सकता है और कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसमें इलेक्शन के बगैर जनाबे मरियम नवाज साहिबा को और जनाबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वॉकओवर मिल सकता है और उन दोनों में से कोई या यके बाद दीगरे वजीर आजम बन सकते हैं। कोई एक ऐसा तरीका दस्तूर में से निकाल के दिखाएं। हबीब साहब, क्वेश्चन तो ये है कि अवाम की तौहीन करके उनसे वोट का हक छीन के आप सियासत किस तरह से कर सकते हैं?
देखिए, ये वो सवाल है जो इस वक्त अवाम के सामने नहीं, अवाम के सामने तो है, अदालत के सामने है। मैं इस सवाल को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में भी देखता हूं। अगरचे अदालत के अंदर ये मामला नहीं उठा, लेकिन पाकिस्तानी शहरी होने के नाते और दस्तूर के ताबे फरमान शहरी होने के नाते मुझे ये अर्ज करने में कोई बात नहीं है कि जब मैं पंजाब का रहने वाला हूं या मैं खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हूं, जब मैं देखूं कि मेरा दस्तूर जिसके तहत मैं इस वफाक का हिस्सा हूं, मेरा दस्तूर मुझे ये कहता है कि अगर तुम चारों भाइयों में से किसी एक की असम्बली टूटी तो 90 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा तश्कील पाएगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराइन ये बता रहे हैं, हुआ नहीं है इस तरह, कराइन ये बता रहे हैं कि अगर मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं या मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता हूं तो मेरा हक राय दही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा सकता है। यानी मेरी जिंदगी का हक भी फिर मुलतवी किया जा सकता है, मेरा हक मलकियत भी मुलतवी किया जा सकता है, मेरा हक नकलो हरकत भी मुलतवी किया जा सकता है, हत्ता कि मेरा हक आजादी भी मुलतवी किया जा सकता है, मुझे जेल में भी डाला जा सकता है। यानी आपने जिस बुनियाद पे विफाक ने मेरे साथ जो वादा किया था, मैं अब किसके आगे जाके रहूं? तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट है। विफाकी मसाइल में सबसे बुनियादी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है। दूसरी बात यह है कि एक सवाल बड़ा शद्दोमत से उठ रहा है कि जनाब ये आखिर सुओ मोटो क्यों? हमारे बाज कानूनदानों के जहन में न जाने क्या अशकाल है कि वो ये सवाल बड़ा उठाते हैं और बड़ा नारे मार के उठाते हैं या नारा नुमा अंदाज में उठाते हैं। अरे भाई, सोचने की बात है कि आपके दस्तूर के ताबे बनी हुई जो कानून साजी है, जिसको इलेक्शन एक्ट 2017 कहा जाता है, इलेक्शन एक्ट 2017 टूट चुका है। उसकी वजह यह है कि उसमें दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। प्रोसेस का वक्त गुजर जब वो शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन मुतमिन नहीं है, हो नहीं सकते, मुमकिन नहीं है, और फिर कानून टूट चुका है, तो अब क्या अदालत आराम से बैठे कुर्सी पे झूलती हुई इंतजार करे कि दस्तूर टूटे तो तब सुओ मोटो लिया जाएगा? अरे ये कौन सा इस्तदलाल है? ये हमारे कानूनदान न जाने किस किस अंदाज से सोच रहे हैं। हबीब साहब, यहाँ तो मसला ये अदलिया पर एतमाद ही नहीं है ना। बार बार मरियम साहिबा यही कहे जा रही हैं कि अदलिया के कंधे पर चढ़कर खान साहब वापस आना चाहते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की हर बात माननी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने, बिल्कुल ना माने भाई। सुप्रीम कोर्ट के सारे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कानूनदानों की वो कौन सी किस्म है। हत्ता कि मैं इस बारे में थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के निहायत अदब के साथ, निहायत एहतराम के साथ मैं तो जानना चाहता हूं पाकिस्तान के शहरी के तौर पे कि वो कौन से ऐसे मुनसिफ हैं जो ये समझते हैं कि दस्तूर के अंदर ये गुंजाइश निकलती है कि इलेक्शन को आगे किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, फिर फर्ज कीजिए कि आप दस्तूर के अंदर से ऐसी गुंजाइश निकाल जाते तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर तो और भी कई तरह की गुंजाइशें निकाली जा सकती हैं। उसके बाद अगली बात भी सुन लीजिए, कि दस्तूर की मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि भाई इलेक्शन कराओ, ना माने, बिल्कुल ना माने। बात यह है कि ये मुल्क इन हालों को जो पहुंचा है ना, वो इसी तरह के रवैयों की वजह से पहुंचा है। तो ठीक है, आप फिर मुल्क से मोहब्बत का दावा छोड़ दें, फिर आप हमें लबनान या यमन बनाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह जी। हम चूंकि वो दुनिया का बदकिस्मत खित्ता है और हम दुनिया की वो मकरूह कौम है, हम मजबूरों मकहूरों पे आपका हुक्म चलता है तो लिहाजा चलाएं। आप हमें रियाया की तरह बेचें, हमें जमहूरियत का लारा, फिर हमारा तो कोई दस्तूर में हक नहीं है ना। फिर हमें जमहूरियत का लारा भी ना दें, या फिर हमें जमहूरियत के बारे में आप फिर हमें कुछ ना बताएं। देखिए, हम लोग अपने कुंजे कफस में हैं, हमें रहने दीजिए। हमें बता दीजिए कि तुम पिंजरे में रहने वाले जानवर हो, जिनका जब चाहेंगे हम दाना पानी डाल देंगे, जब चाहेंगे नहीं डालेंगे। और अगर हम अवाम 41% महंगाई के साथ तो हबीब साहब दाना पानी वैसे ही बंद हो चुका है अवाम का। अभी मजीद इन्होंने क्या बंद करना है? एक ब्रेक ले लेते हैं हम नाज़रीन। इस मुल्क का मसला, जी हबीब साहब, जी देखिए, महंगाई ज़िमनी मसला है इस वक्त।
इस वक्त तो बका का मसला दरपेश है। ठीक है, एक ब्रेक हम लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राजनपुर के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। NA 193 में PTI के मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट हासिल किए, जबकि मुस्लिम लीग नून के अम्मार अहमद खान लगारी को 55,218 वोट मिले। पीपल्स पार्टी को 20,074 और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 3,961 वोट पड़े। यूं देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने नून लीग को 35,174 वोटों के वाज़े फर्क से शिकस्त दी। यह नशिस्त 31 दिसंबर 2022 को तहरीक इंसाफ के MNA सरदार मोहम्मद जाफर खान लगारी के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। गुज़श्ता रोज़ के ज़िमनी इंतखाब का अगर 2018 के इलेक्शन से मवाजना किया जाए तो 2018 में PTI को 81,358 वोट पड़े और गुज़श्ता रोज़ 90,392 वोट मिले। यूं PTI को 9,034 वोट ज़्यादा पड़े। हालांकि 2018 के 56% टर्नआउट की निस्बत गुज़श्ता रोज़ टर्नआउट 46% था। इसका मतलब यह है कि कम टर्नआउट के बावजूद PTI ज़्यादा वोट लेने में कामयाब रही। राजनपुर में कामयाबी पर खान साहब ने अपनी ट्वीट में यह खदशा जाहिर किया है कि इससे PTM के सरपरस्तों पर मजीद खौफदारी होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर गैर मामूली दबाव की भी तवक्को रखिए। एक तरफ तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ी है तो दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि 6 रोज के बावजूद जेल भरो तहरीक में वैसा जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा जिसकी तवक्को की जा रही थी। इसकी आखिर क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, यकीनन जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं राजनपुर के और जिस तरह से हम वोटों की बढ़ती हुई तादाद देख रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तो इससे शामिल वाज़े हो रही है, लेकिन जेल भरो तहरीक कोई ख़ास मतलूबा नताइज सामने नहीं ला सकी। इसकी आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का मामला है NA 193 का, तो इस बारे में मैं ये बात पूरे मतलब अपनी मालूमात की बुनियाद पे अर्ज़ कर सकता हूँ कि ये मुकाबला PMLN और PTI के दरमियान तो था ही, लेकिन PMLN को निगरान हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल थी। अच्छा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जाहिर है इस वक्त अपोजिशन की जमात समझी जा रही है, तो वो अपोजिशन में रह के इंतखाब लड़ रही थी। जिस अंदाज से जो वहाँ पर बुला के लोगों को थानों में बुला के हदायत जारी की गई, जिस तरह फिर लोगों की ड्यूटियां लगाई गई, जिस तरह एक ख़ास जगह पर नाका लगा दिया गया, दूसरी जगह पे सारा काम आज़ादाना होने दिया गया, तो इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी मार्जिन से जीती है। तो ये तो एक तो निगरान हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को इस मार्के में शिकस्त हुई है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं हबीब साहब कि अगर ये फैक्टर्स ना होते तो मार्जिन इससे भी ज्यादा होता? नहीं, मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो वाज़े लफ्जों में ये बता रहा हूँ आपको कि जिस अंदाज में जो गुज़श्ता यानी सैटरडे को और फ्राइडे को जो कुछ हुआ, यानी उससे इलेक्शन से 3 दिन पहले थर्सडे को, फ्राइडे को और हफ्ते वाले दिन जो कुछ हुआ, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने वोट से जीत जाती है, तो ये एक गैर मामूली बात है। अदम एतमाद के बाद से हम मुसलसल देख रहे हैं कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तहरीक इंसाफ ने अच्छे मार्जिन से शिकस्त दी है PDM की जमातों को। देखिए, अब मसला यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेट जो PDM और PDM प्लस नामी जो मजमुआ इस वक्त इक़्तिदार में है, ये जितने भी दावे करके आया था वो सारे उन दावों में से कोई एक भी तो पूरा नहीं कर पाया। हमें शहबाज शरीफ साहब के बारे में हम सुनते थे कि चाइना से एक सनद जारी हुई है जिसको कहा जाता है शहबाज स्पीड। वो शहबाज स्पीड कहाँ नजर आई? हम इसहाक डार साहब के बारे में सुनते थे कि जनाब ये मईशत में दिल की तरह धड़कते हैं, लेकिन जो चीरा तो एक कतरा खून तक ना निकला, ये वो वाली कैफियत है। अब मसला ये है कि इन दो लोगों के ऊपर भरोसा करके तो ये सब कुछ हुआ था, और जिस अंदाज से गैबी कुव्वतों की मदद से ये पूरे का पूरा जो निज़ाम था ये बनाया गया था, और पाकिस्तान की तारीख का वो मकनातीस जिसने इन तमाम परेशान अज्जा को एक जगह इकट्ठा कर दिया था, उसने अपनी ताकत दिखाई और वो मामला तब देखे कि उसके बाद क्या हुए। तो लिहाजा लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आ गई, अवाम को ये पूरी कहानी समझ में आ गई है। पहले हम काफी बेवकूफ हुआ करते थे 90s में, हम सारे लोग बहसियत मजमूई हमें
एक नैरेटिव बताया जाता था, दो नैरेटिव बताए जाते थे, हिज मेजेस्टीज ऑपोजिशन, हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट। तो लिहाजा हम उस चक्कर में ही रहा करते थे। अच्छा। तो अब सूरत हाल बदल गई है, नई नस्ल जो है वो इतनी शोरापुश्त है, यूं कहिए, या इतनी आशुफ्ता सर है कि वो बहुत सारी चीजें समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, जो हम कह रहे हैं वो किया जाए, क्योंकि दस्तूर में लिखा है कि अवाम इख्तिदार का सरचश्मा है, तो हम हुकूमत बना के दिखाएं। हबीब साहब, आप भी मुसलसल यही बात करते हैं, आप खुद को नई नस्ल कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, मैं तो अपने आप को पुरानी नस्ल समझता हूं। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूं, लेकिन आप भी कि मुसलसल अपनी इसी बात नौजवानी पे में हम तो अटके में हैं। देखिए, वो अब कुछ लोगों का वो मेरा मिजाज लड़कपन से ही आशिकाना था वाली कैफियत है कि हम तो उस वक्त भी यही कहा करते थे, आज इस उम्र में आके भी यही अर्ज करते हैं। दूसरी बात है कि जहां तक आप बात कर रही हैं कि जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो रुक गया। देखिए, आप क्या तवक्को कर रही थी, हम इनसे क्या तवक्को करें कि जेल भरने के लिए लोग आए और लोगों को गाड़ियों में इकट्ठा करके जेलों में वाकई ठोंस दिया जाए, और अगर जेल ना हो तो लाहौर में चेरिंग क्रॉस पे, या कराची में कायदे आजम के मज़ार के सामने, या पेशावर में मतनी में, या किला बाला हसार के सामने पिंजरे लगा दिए जाएं जिनमें लोगों को धकेल दिया जाए। क्या आप समझते मसला हैं ये लोग ही नहीं आ रहे, लोग नहीं आए। देखिए, लाहौर में सिर्फ हमने पहले दिन की तहरीक में देखा कि लोग गए, मेन क़यादत भी गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में तो, पेशावर में तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, और उसके बाद बाकी शहरों में भी लोग नहीं गए। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो यह है कि मैं आपको गिरफ्तारी की तहरीक, जो जेल भरो तहरीक है, इसके बारे में आप मेरी राय जानती है कि मैं थोड़ा सा इसमें इस राय का कोई बहुत ज़्यादा मुय्यद नहीं हूँ, ना इस तरीक़ेकार का मुय्यद हूँ कि जनाब इसको बाकायदा इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसके साथ हुआ क्या है? इसके साथ हुआ जो इमरान खान को इसका एक तरफ तो आप देखें, नंबर्स के एतबार से देखें तो ये तहरीक तो बिल्कुल कोई कामयाब नहीं, लेकिन पॉलिटिकली इसका निहायत दिलचस्प नतीजा निकला है। अच्छा, आप पॉलिटिकली देखिए कि निगरान हुकूमत एक फरीक बन के खड़ी हो गई है सामने, पंजाब की निगरान हुकूमत बाकायदा तौर पर फरीक बन गई है। मैं अगले रोज सुन रहा था कि पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात जनाब आमिर मीर साहब इस तरह के बयानात दे रहे थे, और उनके लहजे की कड़वाहट जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, वो छुपाई नहीं छुप रही थी। और फिर जो उनके फिक्रे मैंने सुने टीवी पर, जो वो फरमा रहे थे, सुनो टीवी पर ही फरमा रहे थे कि वो इमरान खान की सियासत पर जो तबसरा फरमा रहे थे, मैं तो उस पर हैरान रह गया कि ये निगरान वजीर इत्तलात है, या आइंदा के लिए ये चाहते हैं कि उनके ओहदे को कुछ तूल मिल जाए। और क्या वो इस काबीना में पंजाब की निगरान हुकूमत में तनहा शख्स हैं जो ये चाहते हैं, या बाकी लोग भी ऐसे ही हैं? और मैंने आपको अर्ज किया था ना, इस अज्जाए तरकीबी के निगरान हुकूमत के बारे में आपको अर्ज किया जी था। बिल्कुल हबीब साहब, वक्त बहुत कम रह गया है। जी। हबीब साहब, वक्त बहुत कम रह गया है। एक और सवाल मुझे आपसे करना है। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब की गिरफ्तारी का मामला, और उनके बारे में ये भी अब कहा जा रहा है कि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमजद शुएब साहब पाकिस्तान के अफवाज के अंदर उस ओहदे तक पहुंचे हैं जहां कोई भी सिपाही या कोई भी लेफ्टिनेंट जो भर्ती होता है वहां तक पहुंचने की तमन्ना कर सकता है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल तक। अब हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे से ये वबा चल निकली है कि जो कुछ कहे उसे पकड़ लो। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कहने और बोलने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये वो हक है जो कोई भी इंसान अपने साथ लेके पैदा होता है। उसकी जबान भी उसके साथ ही पैदा होती है और उसके कान भी उसके साथ ही पैदा होते हैं। और अगर कोई अमजद शुएब साहब को नहीं सुनना चाहता तो टीवी या यूट्यूब बंद कर दिया करे, और अगर कोई सुनना चाहता है तो किसी को क्यों रोका जाए। और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसका क्या ये तरीका है कि हम अपने बेहतरीन, हम मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन इदारे के बेहतरीन फर्द को जो उसके बेहतरीन मनसब पे पहुंचा, ऐसा कोवेटेड मनसब
जहां पे वो पहुंचा, और इस उम्र में जब वो 80 साल जी, का है, उम्र का तो लिहाज उसको भी आप कह नहीं रहे किया हैं कि गया। ये इसने चूक के ये कहा, और उम्र का लिहाज भी नहीं, और आप उसको जेल में 3 रोज के रिमांड पे भेज रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह जरूर करें जी, बिस्मिल्लाह। ये मुल्क फिर जिसका है वो जिसका है, फिर ये तो फिर इसका मतलब ये है कि माइट इज राइट है, जिसके पास लाठी है उसकी भैंस भी है। तो इसके बाद लाठी अगर किसी की है और उसकी लाठी चलती है, तो अमजद शुएब साहब पे चल गई है। लेकिन हबीब साहब, इस तरह तो ये लाठी फिर सभी पे चलती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल आने के बाद।